हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सबको। ठीक है, और पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 2 तक हमने ISLM कर्व को समझ लिया था। ठीक है, और जहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ भी गई है कि थोड़ा टाइम की दिक्कत है, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आ रही है वाली। ठीक है, जो बचा कुचा पार्ट है कोशिश करते हैं इसी वीडियो में ख़त्म करने की, और अगर नहीं हुआ तो एक पार्ट और बनेगा, याद रखना। ठीक है ना। चलो, खिसकाव के बारे में मैंने आपको बता दिया था। मैंने कहा था खिसकाव जब भी होता है तो उस टाइम पे ब्याज की दर जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ब्याज की दर जो होती है वो स्थिर होती है, तभी जाके खिसकाव देखने को मिल सकता है। अगर ब्याज की दर में अगर परिवर्तन होने लग जाता है तो खिसकाव नहीं होता है, याद रखना। ठीक है ना। चलो, तो ब्याज में अगर परिवर्तन हो रहा है तो खिसकाव नहीं होगा, ब्याज की दर अगर स्थिर रहेगी तो खिसकाव होगा। इतना हमने समझ लिया था। जो भूल चुके हो उस पार्ट को प्लीज एक बार पहले पार्ट नंबर 2 देखिए, देन इसके बाद ही पार्ट नंबर 3 पे आना। डन। साथ साथ में डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से, आप भी मेरे साथ डायग्राम बनाइए। ठीक है ना। देखो, मैं दो तरह से इसका डायग्राम बनाने वाला हूं, आपको जो अच्छा लगे आप उसे कर सकते हो, या फिर अगर चाहो तो एक ही बना लो, दूसरे की जरूरत भी नहीं है ऐसे। ठीक है ना, आपके ऊपर है सब कुछ। अगर आप चाहते हो कि दो डायग्राम बना के दिखाऊं मैं, तो दूसरा डायग्राम मैं बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को भी मैं इंक्लूड करूंगा। एक सिंपल सा डायग्राम है, मेरे हिसाब से आपको सिंपल वाला सीख लेना चाहिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। डन। चलो, इस तरफ हम क्या लेते हैं, वास्तविक जीडीपी लेते हैं, वास्तविक जीडीपी लेते हैं। ठीक है ना। और इस तरफ हम लेते हैं ब्याज की दर, ब्याज की दर से आप छोटा आर या बड़ा आर आप दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरह से पहले आप इतना बनाइए फटाफट से, साथ साथ में बनाएंगे कर्व को ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। फटाफट से खींचिए, एक्स एक्सिस खींचिए, वाई एक्सिस खींचिए। इतना हो जाए, उसके बाद देखो कितना आसान है खिसकाव दिखाना। सबसे पहले एक कर्व ऐसे खींच लीजिए, ये हमारा IS कर्व हो गया। क्या हो गया, IS कर्व हो गया। और एक पॉइंट मैं इस तरह से ले लेता हूं, मैंने ये पॉइंट लिया, और ये मेरा R हो गया, R। ये सपोज करो मैंने इसको Q मान लिया। क्लियर है। अब IS वक्र मैंने बना दिया, अब इसमें खिसकाव दिखाना है। खिसकाव दिखाने के लिए मुझे ब्याज की दर को क्या स्थिर रखना पड़ेगा, नहीं यहीं पे रहेगी ब्याज की दर। खिसकाव दिखाते हैं, तो खिसकाव किस तरह से हो सकता है, जैसे कि यहां से मैंने क्या करा, थोड़ा पीछे की तरफ कम कर दिया इसको, इस तरह से। ठीक है, या आगे भी खिसक सकता है इस तरह से। ये मैंने मान लो IS आगे की तरफ खिसकाया तो IS1 कर्व हो गया, पीछे की तरफ खिसकाया तो IS2 कर्व हो गया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। क्लियर है। इसने कहां पे कट किया, यहां पे कट किया। ठीक है, मैं इसको नीचे कर देता हूं ऐसे, इस तरह से। और इसने कहां पे कट किया से, देखो इस तरह से। मैंने Q1 कर दिया, Q2 कर दिया। समझने वाली बात देखो क्या है इसमें, समझने वाली चीज ये है कि R को मैंने ऊपर नीचे नहीं किया, R कांस्टेंट है, R अभी भी स्थिर है अपनी जगह पे ही है। अगर मान लो यहाँ पे कोई चीज 5% है तो 5% ही रही है, 10% तो 10% ही रहेगी, वो 11% नहीं हो सकती। समझ में आ गया। तो R स्थिर है। उससे देखने को मिला IS कर्व या तो राइट वर्ड यानी आपके दाएं हाथ की ओर खिसक जाएगा। आप अपने कर्व को देखो, आपकी कॉपी ये रही, तो ये आपका दाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, या फिर बाईं ओर खिसक जाता है। बट किसके कारण हो रहा है, ये ब्याज दर के स्थिर होने के कारण और अन्य कारकों में परिवर्तन होने के कारण, जो स्वायत्त वाले बताए थे मैंने। क्लियर, उनके कारण ये क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये खिसकाव देखने को मिलता है। तो इस तरफ जो शिफ्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दाईं ओर खिसकाव। क्या बोलते हैं, दाईं, दाईं ऐसे लिखते हैं, देख चेक कर लेना, दाईं ओर खिसकाव। प्लीज आप देख लेना इस चीज को, दाईं ओर खिसकाव। ठीक है, और जब इस तरफ आया ये पीछे की तरफ, तो ये कौन सा खिसकाव हो गया आपका, ये बाईं ओर हो गया, बाईं ओर खिसकाव। ठीक है, तो ये दाईं ओर खिसकाव हो गया, ये बाईं ओर खिसकाव हो गया। देखो इतना सिंपल सा, आप चाहे तो इसको भी पॉइंट रख सकते हो, जैसे मैंने मान लो इसको रख दिया मैंने L M रख लेते हैं, शायद जैसे N रख लो, जो मन करे आपका नाम आप रख सकते हो। ठीक है, तो कितना आसान कर्व था, कुछ नहीं करा। सबसे पहले हमने ये कर्व खींचा, देन उसके बाद हमारा IS कर्व आया, देन मैंने एक बार बढ़ाया, एक बार कम करा, ये बिल्कुल कांस्टेंट रखा है बिल्कुल मैंने। क्लियर हो गया। तो प्रैक्टिस करो, बहुत आसान कर्व है। दूसरा कर्व आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब वैसे जरूरत नहीं है, ये तो बन, देखो दूसरा कर्व अगर मैं बनाता हूँ तो ये तो बनेगा, साथ में इसके साथ एक वो बन जाएगा जो मैंने पहले बनाया था ना, AE कर्व बनाया था, AD कर्व बनाया था ऐसे करके। ठीक है, तो उनको भी बनाया जाएगा साथ में, फिर उसके हिसाब से इसको खींचा जाता है। ठीक है, तो वो भी बनाया जा सकता है, पर आप इसे करिए। अगर आपको लगता है कि वो कर्व आपको चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, तभी मैं दूंगा, वरना जरूरत नहीं है उसकी ज्यादा, याद रखना। ठीक है ना। चलो, इसको फटाफट से बना लो पहले।
तो आगे देखो, अब LM कर्व की बात कर लेते हैं। मैंने फुल फॉर्म बताई थी आपको, यहाँ पे जो बात होती है ना, इस तरह से लिखा हुआ आ सकता है पेपर में कि LM वक्र क्या होता है, उसको समझाओ। इसमें भी खिसका हुआ आ सकता है, वो भी समझाया जा सकता है, ठीक है ना। साथ में आ सकता है तरलता पसंदगी, तरलता पसंदगी कर्व किसे कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व बोला जाता है एक तरह से, ठीक है ना। यानी तरलता पसंदगी कर्व क्या होता है, यानी तरलता पसंदगी वक्र, हिंदी में वक्र कर देते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको प्रॉपर बोले तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस या मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम कर्व भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में जो वर्ड मैं यूज करता हूँ प्लीज आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें हमें याद रखनी चाहिए हमेशा। तो LM वक्र की बात करें तो क्या कह रहा है, LM वक्र ब्याज दर, ब्याज दर का मतलब क्या हो गया R, यानी ब्याज की दर और राष्ट्रीय आय। यहां पे जो राष्ट्रीय आय है इसका मतलब पता है क्या है, वास्तविक की बात कर रहा है, वास्तविक GDP भी लिख सकते हो, चल जाएगा, ठीक है। तो LM वक्र ब्याज की दर और वास्तविक GDP के बीच में संबंध को व्यक्त करता है, संबंध को व्यक्त करता है। आप ऐसे लिख लो या जो लिखा है वो भी लिख सकते हो, दोनों ही सही माने जाएंगे। तो LM वक्र ब्याज दर और राष्ट्रीय आय के बीच में संबंध को व्यक्त करता है, जहां पर मुद्रा बाजार यानी जो मनी मार्केट है वो क्या हो रही है, संतुलन में होती है। संतुलन मतलब होता है जहां पे दो चीजें आपस में बराबर हो, ये उसकी बात कर रहा है, क्लियर हो गया। तो इसने बोला LM वक्र क्या है, LM वक्र बोल रहा है ब्याज दर और वास्तविक GDP बोलो या फिर राष्ट्रीय आय बोलो, उसके बीच में संबंध को बता रहा है जहां पे मुद्रा बाजार संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है ना। और बाजार में संतुलन हमने पढ़ा है बचपन से कि बाजार में संतुलन तब होता है जब आपका डिमांड यानी मांग बराबर पूर्ति हो। बात को समझो, बाजार तभी संतुलन की अवस्था में होता है जब मांग बराबर पूर्ति हो। इसका मतलब LM वक्र क्या बता रहा है, LM वक्र ब्याज दर और राष्ट्रीय आय के बीच में संबंध को व्यक्त करता है जहां पे मुद्रा बाजार संतुलन में होता है, अर्थात मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर हो गया। इसको आप मुद्रा की मांग को M भी बोल सकते हो, मुद्रा की पूर्ति को L बोल सकते हो। तो आपका एक तरह से फॉर्मूला बन गया M बराबर L, यानी मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर हो जाए, ऐसे लिख सकते हो। या कई बुकों में इस तरह से लिखा रहता है MD बराबर MS। MD मतलब, ठीक है, ये डिमांड जो है किसकी, मनी की, और यह है सप्लाई किसकी, मनी की। S मतलब सप्लाई, M मतलब मनी, D मतलब डिमांड, M मतलब मनी। तो दोनों ही आप लिख सकते हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार रिपीट कर लेता हूं, देखो LM वक्र ब्याज दर और राष्ट्रीय आय बोलो या वास्तविक GDP बोलो के बीच में संबंध को व्यक्त करता है जहां पर मुद्रा बाजार संतुलन में होता है। बाजार में संतुलन तभी होता है जब वहां पे मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर हो जाए, कि तभी यहाँ पे मुद्रा बाजार चल रहा है तो मुद्रा की बात करेंगे। वस्तु होता तो हम वस्तु की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे मुद्रा की बात चल रही है। तो मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर होता है। मुद्रा की मांग को M भी बोलते हैं या MD भी बोलते हैं, ठीक है। मुद्रा की पूर्ति को L बोल सकते हो या MS बोल सकते हो। तो M बराबर L लिख लो या MD बराबर MS लिख लो, जहां पे आपको बताना पड़ेगा MD बराबर मुद्रा की मांग, MS बराबर मुद्रा की पूर्ति, M बराबर मुद्रा की मांग, L बराबर मुद्रा की पूर्ति, ये लिखना होता है। तो आप लिखोगे तो और कंटेंट बढ़ जाएगा आपका। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रही है प्रॉपर। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंपल हिंदी भाषा में आपको समझाने की, ठीक है, इस चैप्टर को, कि इस चैप्टर को बहुत बच्चे ढूंढते हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। तो फटाफट से इसे नोट डाउन करें, ठीक है, और नोट्स कंप्लीट करते हैं जैसे हो सके जल्दी। तो आगे देखो मैंने लिख दी है वो लाइन जो मैंने अभी आपको बताई थी कि LM वक्र अर्थात LM वक्र वास्तविक GDP और ब्याज दर के ऐसे संयोग मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो LM वक्र वास्तविक GDP और जो हमारा ब्याज दर के ऐसे संयोगों को व्यक्त करता है, बताता है, जिन्हें मुद्रा बाजार में संतुलन से प्राप्त किया जा सकता है, यानी मुद्रा बाजार के संतुलन से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात LM वक्र वास्तविक GDP और ब्याज दर के ऐसे कॉम्बिनेशंस को बताता है जिन्हें मुद्रा बाजार के संतुलन से प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है। LM वक्र में जो विचलन होता है, विचलन मतलब डेविएशन, चेंजेस जो होते हैं, विचलन जो होता है वो निम्न 3 संबंधों के माध्यम से समझा जा सकता है, ठीक है। तो जो विचलन हो रहा है उसको निम्न 3 संबंधों के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला संबंध हमें समझना है मुद्रा की मांग, जिसको मैंने आपको MD बताया था या M बोल सकते हो, ठीक है ना। तो मुद्रा की मांग और ब्याज दर, ब्याज दर मतलब R के बीच में संबंध। तो मुद्रा की मांग और ब्याज दर के बीच में संबंध, पहले तो हमें इसके माध्यम से इसको समझा जा सकता है, इसने ये बोला। नंबर 2, एक और ब्याज की दर यानी R को रख लो और GDP के विभिन्न मूल्यों के बीच में संबंध रख लो। यानी एक तरफ क्या हो गया, R और GDP की बात करो, और दूसरी ओर मुद्रा मांग और मुद्रा पूर्ति के बीच में समानता की बात करो, है ना। तो दूसरे इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ध्यान रखना जहां पे भी GDP आ रही है वास्तविक GDP, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये बार बार है, वास्तविक यानी रियल GDP है, ठीक है, नॉमिनल नहीं है, ठीक है, ये मौद्रिक GDP नहीं है, हमेशा याद रखना चाहिए, ये वास्तविक की बात करता है। तो ये 3 संबंध समझा जा रहा है, एक तो मुद्रा की मांग और ब्याज दर के बीच में संबंध। नंबर 2,
ब्याज की दर दोबारा वापस ले लिया, और जो वास्तविक जीडीपी या जीडीपी है उसके विभिन्न मूल्यों के बीच में संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध, और दूसरी और मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के बीच में जो समानता होती है उसको देख लो। तो एक तरफ इसको देखो, एक तरफ इसको देखो, इससे भी इसको समझा जा सकता है। या फिर जीडीपी में परिवर्तन करें, अगर हम वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन करें तो कैसे जीडीपी में परिवर्तन कैसे मुद्रा की मांग में बदलाव मतलब परिवर्तन, तो जीडीपी में परिवर्तन कैसे मुद्रा की मांग में बदलाव के माध्यम से ब्याज दर को प्रभावित करती है। यानी जीडीपी में अगर मैं परिवर्तन करता हूं तो कैसे मुद्रा की मांग में जो परिवर्तन के माध्यम से ब्याज दर को अफेक्ट करेगा। जीडीपी में परिवर्तन कैसे मुद्रा की मांग में बदलाव के माध्यम से या परिवर्तन के माध्यम से ब्याज दर को अफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये तीनों तरीके से समझा जा सकता है। गंदा चैप्टर है, ठीक है ना, कोशिश पूरी आसान बनाने की, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, समझो इस चीज को। इसको तीन संबंधों से समझा जा सकता है। ये तो पहले ऊपर वाली लाइन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है, वही बोला बस। वहां पे राष्ट्रीय आया था, यहाँ पे वास्तविक जीडीपी लगाया मैंने, क्लियर। बट यहां मैंने कहा तीन संबंध कौन से, मुद्रा की मांग और ब्याज की दर। पहला यहाँ पे ब्याज की दर वास्तविक जीडीपी में संबंध, एक तरफ ये समझो एक हाथ पे, दूसरी ओर क्या समझो, मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बीच में समानता है, इन दोनों के माध्यम से समझा जा सकता है। तीसरा, जीडीपी में अगर मैं परिवर्तन करूं तो कैसे जो मांग में परिवर्तन के माध्यम से ब्याज दर प्रभावित होती है, यानी जीडीपी में परिवर्तन कैसे इंपैक्ट करता है, कैसे दिक्कत करता है, किस चीज को, मुद्रा के माध्यम से, यानी मुद्रा की मांग माध्यम से किसको, ब्याज दर को प्रभावित करता है, ये समझना है। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना। चलो मैं अभी आगे बढ़ाता हूं इस वीडियो को, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, इसका कर्व सीख लेते हैं फटाफट से, कैसे एलएम कर्व को बनाया जाता है, क्लियर हो गया ना। चलो तो मैंने देखो इस तरह से, देखो यहाँ पे कर्व बिल्कुल आमने सामने खींचे, आप भी ऐसे ही खींचोगे, आपको भी ऐसे ही इनको खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉपी में एक ही पेज पे आएंगे आमने सामने। इस तरफ ब्याज दर लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे मुद्रा की मात्रा, तो यहाँ पे मैंने आय या उत्पादन आप लिख सकते हो, वो आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। फटाफट से इतना करो, साथ में कर्व खींचना फटाफट से। आप वीडियो पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो देखने के लिए, ठीक है ना। चलो अब देखो मैं कर क्या रहा हूं। सबसे पहले मैंने देखो कर्व बनाना बहुत आसान है, यहाँ पे कोई इतना कठिन काम तो नहीं है। मैंने पहले एक लाइन खींची बिल्कुल सीधी, और उसको मैंने बोल दिया एमएस। एमएस का मतलब पता है क्या था, मुद्रा की पूर्ति, ठीक है ना। एस मतलब सप्लाई होता ना, तो मुद्रा की पूर्ति मैंने एक लाइन खींची। फटाफट से आप भी साथ साथ में खींचते रहिए। एमएस मैंने खींच दिया, ठीक है। और उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक इस तरह से यहाँ पे लाइन खींची, जिसको मैंने बोल दिया एमडी। एमडी मतलब हो गया, ठीक है, यहाँ पे एमडी का मतलब क्या हो गया, मुद्रा की मांग। ये मुद्रा की मांग है और मुद्रा की पूर्ति है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से खींचूंगा कर्व को, आप भी प्लीज साथ साथ में खींचते रहे और समझे उसको कि हो क्या रहा है। फिर मैंने क्या करा, इस पॉइंट को यहां मैंने मिलाया इस तरह से, इसको मैंने आर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका मन करे तो क्यू में डाल देता हूं यहाँ पे आपके लिए, मैंने क्यू लिख दिया, यहाँ पे आर लिख दिया, क्लियर। चलो अब मैं क्या करता हूं, उसको थोड़ा बढ़ा के देख लेते हैं। तो बढ़ाने के लिए मुझे इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, डिमांड को बढ़ाना है तो बाहर की तरफ। ये मेरा हो गया MD1, ठीक है। इसने कहां पे कट किया, इसको इस जगह पे कट करते हुए आगे जाएगा, तो यहां से मैं इसको मिला देता हूं, और ये मेरा R1 हो गया, क्लियर। आप इन पॉइंट का नाम देना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को भी आप नाम दे सकते हो, अभी दे दूंगा, ठीक है ना। यहां तक हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बार कम भी करके देख लेते। तो डिमांड बढ़ा के मैंने दिखा दिया, अब कम भी कर लेते हैं एक बार डिमांड। ये मैं डिमांड कम कर रहा हूं नीचे की तरफ, ये मेरा MD2 हो गया। और इसने कहां पे कट किया, यहां पे इस जगह पे, ये मेरा R2 हो गया, क्लियर है ना। मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, यानी यहां पे अगर ध्यान से देखें तो मैंने एक बार रेट कम भी करके देख लिया, एक बार ब्याज दर मैंने बढ़ा के भी देख लिया, क्लियर है ना, ठीक है। आराम से बनाओ। देखो डायग्राम, मुझे पता है सबको इकोनॉमिक्स में डायग्राम क्या मैक्सिमम बच्चों को कठिन लगते हैं, बट ऐसा नहीं है, डायग्राम बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट से आप इसे करिए। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे E लिख दिया, इसे मैं E1 बोल देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं E2 बोल देता हूँ, डन। तो इतना पोर्शन तो हमने कर लिया है। अब हम करेंगे क्या आगे। मैंने कहा आपने इतना डायग्राम अगर आपने समझ लिया, कुछ नहीं करा, एक मुद्रा की पूर्ति मैंने खींचा, एक मुद्रा की मांग जहां पे कट किया वहां मैंने ई लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, डिमांड बढ़ाया, एक बार कम कर दिया, बस इतना करा मैंने, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस लाइन को, जो लाइन यहाँ पे कट कर रही थी, इसको आगे सीधा सीधा लेके जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि डायग्राम बनेगा कैसे। मैंने सीधी खींच दी, तो एक ये भी थी, इसको भी लेके चलते हैं सीधे, इस तरह से मैं लेके जाता हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा। आप पेपर में ऐसे ही बनाओगे, याद रखना, ठीक है। इस तरह से मैंने
ये तीनों डायग्राम में तीनों लाइंस को मैं आगे लेके चला गया हूँ। डन। और अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एलएम कर्व खींचूंगा। एलएम कर्व कुछ इस टाइप का आएगा आपका, ठीक है ना, ये आपका एलएम कर्व होता है इस तरह से, ठीक है ना, साथ साथ में बनाते रहिए प्लीज। ये एलएम कर्व मैंने खींच दिया और वही मैंने बिल्कुल नाम दे देता हूं इसको। मैं जहां पे कट किया तो मैं इसको ई बोल देता हूं, यहां पे कट किया होगा तो इसे E1 बोल देता हूं, यहां कट किया होगा तो इसमें E2 बोल देता हूं। डन। और अब मैं इन लाइंस को मिला देता हूं नीचे। पहला लाइन यहाँ रही हमारी, ये मैंने y मान लिया सपोज करो, ठीक है। I मतलब इकोनॉमिक्स में I यानी y को इनकम बोलते हैं। ये डॉट डॉट करके मैं पीछे लिया है एक, अरे डॉट डॉट करके यहाँ आपका मिल रहा है ये, तो ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा y2 हो गया, ठीक है ना। इससे आपको दिख रहा है यहाँ पे इनकम एक बार बढ़ते हुए दिख रही है, एक बार इनकम क्या हो रही है, घटते हुए भी दिख रही है। तो ये आपका एलएम कर्व है। देखो कितना आसानी से हमने कर्व बनाया। अगर इस कर्व को वैसे देखे तो भूत सा लगता है कि हो क्या रहा है इस कर्व के अंदर, खिचड़ पिचड़ समझ रहा है, ऐसा लगता है ना कि बड़ा अजीब सा कर्व है, कैसे बनाया इसको। बट देखो अगर इस तरह से बनाया जाए तो कितना आसान है। पहले मैंने ये खींचा, ऐसे करा, ये सारे बनाए, फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया, देन एक कर्व खींचा और इसको बना दिया, बस सिंपल सी बात है। एक दो बार आप प्लीज प्रैक्टिस करो और मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको एलएम कर्व समझ में आया या नहीं आया। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। फटाफट से बनाओ उस चीज को। तो मैं मिटा देता हूं इसे, ठीक है, आपने बना लिया होगा इसको। चाहे तो आप इसको भी यहाँ पे R दे सकते हो नाम, ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से नाम दे सकते हो, ठीक है। अब मैं मिटा दूं उस चीज को। चलो नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलएम वक्र में खिसकाव। जैसे हमने आईएस वक्र में खिसकाव पढ़ा था ना, ऐसे ही अब एलएम कर्व यानी एलएम जो वक्र होता है उसमें खिसकाव कैसे होता है, अब उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एलएम वक्र इस धारणा पर तैयार किया जाता है। देखो खिसकाव की बात कर रहे हैं, शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा एलएम जो कर्व है या वक्र है इस धारणा पर तैयार किया जाता है, बनाया जाता है कि जो कीमत स्तर है, कीमत स्तर और मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति मतलब मुद्रा की पूर्ति, ठीक है, कि मुद्रा आपूर्ति ये दोनों की दोनों क्या है, स्थिर रहती है। बात को समझना, देखो क्या रहा है। अभी हमने एक डायग्राम बनाया, उसमें हमने एलएम कर्व को देखा तो एक ही कर्व है। जब भी एक ही कर्व होता है ना, इसका मतलब वो खिसकाव नहीं होता, वो सिर्फ क्या है, उसमें संचलन को दिखा रहा है, एक ही जगह पे वो चल रहा है, या तो थोड़ा ऊपर चला गया कर्व E1 पे या फिर थोड़ा E2 पे आ गया, इस टाइप का देखने को मिलता है। बस में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है इन केस नॉर्मल सिचुएशन जब एक ही कर्व रहता है। बट अब एक से ज्यादा कर्व आएंगे, हम इसे जैसे एलएस जो हमने आईएस कर्व पढ़ा था उसमें भी मैंने खिसकाव बताया था, देखा ना, एक से ज्यादा आईएस कर्व आ गए थे उसमें। जब मैंने ऐसे कर्व बनाया था, एक ऊपर को एक ऐसे आ गया था, तो एक से ज्यादा कर्व कब खिसका, यानी कर्व इधर से या तो ऊपर खिसक जा रहा है या नीचे खिसक जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये शिफ्ट बोल रहा है। बट अगर कर्व एक ही बन रहा है, बस उसी में थोड़ा सा ऊपर नीचे उसी में ही हो रहा है खाली, जैसे मान लो मैंने एक ही कर्व बनाया है, ये इसी में या तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा या पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये खिसकाव थोड़ी ना है, ये तो संचलन है कि एक ही कर्व पे चल रहा है। बट अगर एक कर्व से दो कर्व आ गया, तीन कर्व आ गया, तो इसका मतलब खिसकाव हो जाते हैं, क्योंकि कर्व या तो यहाँ से यहाँ जा रहा है या तो यहाँ से यहाँ जा रहा है। क्लियर है। तो अब हम इस खिसकाव की बात कर रहे हैं, तो ये खिसकाव कैसे होगा इसने बोला, तो उसने बोला हम ये मान के चलते थे कि एलएम वक्र इस धारणा पर बनाया जा रहा है, ठीक है, इस तैयार किया जा रहा है कि जो उसकी कीमत स्तर है, ठीक है ना, कीमत स्तर और मुद्रा की आपूर्ति क्या स्थिर रहती है। अब बात हम ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब खिसकाव का कारण क्या है, खिसकाव का कारण क्या है, किसमें, एलएम वक्र में। एलएम वक्र में खिसकाव का कारण है तो है क्या, मैंने कहा देखो भाई, या तो आपकी कीमत स्तर बदल जाएगा, कीमत स्तर में परिवर्तन आ जाएगा, में परिवर्तन, या तो कीमत स्तर में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है, और या फिर क्या बोल सकते हो आप, जो मुद्रा की पूर्ति बोल देता हूं, मुद्रा पूर्ति बोले या मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है, यानी इनमें परिवर्तन आएगा तो खिसकाव आ जाएगा। और जब तक ये स्थिर रहेंगे तो नॉर्मल एलएम कर्व बनाया जाता है। क्लियर हो गया।
बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो क्या बोलने जा रहा हूं मैं कि एलएम वक्र इस धारणा पर तैयार किया जाता है कि जो कीमत स्तर है मुद्रा की पूर्ति वो स्थिर रहती है। ये सोच के एलएम कर्व हम बनाते थे। बट यदि इनमें से किसी भी धारणा को अगर आपने वापस ले लिया, स्थिर नहीं रखा, उनमें परिवर्तन कर दिए, तो परिवर्तन करने से किसी भी धारणा में या फिर इसमें कहीं भी आपने परिवर्तन करके देख लिया तो एलएम कर्व में क्या आ जाएगा, खिसकाव उत्पन्न हो जाएगा। नॉर्मल सिंपल सी डेफिनेशन है। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो हम बार बार बोलेंगे एलएम वक्र इस धारणा पर तैयार किया जाता है, बनाया जाता है कि कीमत स्तर और मुद्रा की जो पूर्ति है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यदि इनमें से किसी भी एक धारणा को वापस ले लिया जाए तो एलएम वक्र में क्या आ जाएगा, खिसकाव उत्पन्न हो जाएगा। यानी या तो कीमत इसमें परिवर्तन कर लो या इसमें परिवर्तन करके देख लो, आपको अपने आप ही क्या मिल जाएगा, इसमें खिसकाव देखने को मिलेगा। अब हम इसका भी वक्र बनाने वाले हैं, प्लीज इस चैप्टर के अब टेंशन छोड़ो, बिल्कुल आराम से चैप्टर होने जा रहा है। ठीक है, अब वक्र बनाते हैं फटाफट से। तो फटाफट से देखिए आगे मैंने क्या करा अभी तक, जैसे पहले खींचा था बिल्कुल सेम वही कर्व खींचे, मतलब इस तरह से फॉर्मेट धर दिया है कि ब्याज दर, मुद्रा की मात्रा, आय उत्पादन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस टाइप का मैंने बना दिया। क्लियर है? आप भी बनाइए यहां तक फटाफट से। इस चैप्टर में कब का कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बस टाइम का इशू दिक्कत कर रहा है बार बार। ठीक है, फटाफट से हो गया था ना? चलो सेम वही, अरे यार टीडी लाइन हो गई। सबसे पहले आप क्या करो, वही सप्लाई कर्व खींच लेते हैं एक। ठीक है, सपोज करो ये मेरी सप्लाई कर्व हो गया, इसको मैंने क्यू बोला था यहाँ पे, ये एम एस हो गया सप्लाई कर्व। फिर एक डिमांड कर्व खींचा था ना हमने, ये हमारा एम डी यानी डिमांड कर्व हो गया था। यहां पे कट किया मैंने, इसको ई पॉइंट बोल दिया था। क्लियर है? साथ में आप भी खींचे फटाफट से, इतना फटाफट इससे खींचो। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं इसको पहले इधर मिला देता हूं। आपके पास स्केल रहेगा, सब कुछ रहेगा, प्लीज सही से लाइन खींचे। ठीक है, मेरे पास स्केल एंड ऑल का यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर टेढ़ी लाइन आ सकती है। क्लियर हो गया ना? तो इतना मैंने खींचा, इतना मैंने आपको पहले भी सिखा दिया था, तो इतना बड़ा कोई इशू यहाँ पे नहीं होना चाहिए इतने के लिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि खिसकाव तब आएगा या तो पूर्ति में परिवर्तन कर दो या प्राइस में परिवर्तन कर दो। अब यहाँ पे प्राइस तो ये है नहीं, ये क्या चीज है पता है, ये तो ब्याज दर है। ब्याज दर की बात वो कर ही नहीं रहा है, वो कह रहा है कि पूर्ति में चलो परिवर्तन करके देखते हैं। वो तो मेरे पास सामने दिख रही है ना। चलो ठीक है, पूर्ति में एक काम करता हूँ, दूसरे मार्कर से खींच लेता हूँ और इस तरह से मैं पूर्ति यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। पूरी लाइन खींच दूँ सीधे, ये लो, इसको मैंने Q1 बोल दिया, ये मेरा पूर्ति 1 हो गया। क्लियर हो गया? और जहां पे इसने कट किया मैं इसको भी एक नाम दे देता हूं E1। अच्छा लगता है नाम देना? ठीक है ना? तो इस तरह से आप भी खींचे फटाफट से, और इसको फिर मैं यहां मिला देता हूं इस तरह से। ठीक है, ये मेरा R1 हो गया। R1 से कोई मतलब इसका नहीं था। ठीक है, ब्याज दर गिर गई है आपकी, याद रखना। डन। अब उसके बाद हमने क्या किया था, उस वाले डायग्राम को अगर याद करते हैं तो उसमें हमने किया था कि इसको फिर मैं आगे लेके गया था इस तरह से, इधर से। और जब मैं इसको लेके गया था, ठीक है ना, तो इसको भी लेके जाएंगे, दूसरे वाले को भी। ये मैंने दोनों के दोनों क्या है लेके चला गया मैं, बिल्कुल सीधे सीधे। डन। आप चाहे तो आधा अधूरा ले जाओ या पूरा ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कर्व कैसे बनाया जाएगा। देखो कर्व मैंने पहले बनाया, एक कर्व खींच दिया मैंने इस तरह से। ठीक है, ये मेरा LM कर्व हो गया। ठीक है, फटाफट से साथ साथ में खींचना प्लीज। ठीक है, आप चाहे तो ना इसको थोड़ा सा कम करोगे तो ज्यादा बढ़िया। यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हो, इस तरह से दिखा दो, काफी है, यहीं तक मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरा पहले LM कर्व को इसने यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर दिया। अब दूसरा LM कर्व देखो किस तरह से खिसका हुआ दिखाऊंगा इसमें, ध्यान से देखना। अब मैं दूसरा LM कर्व कुछ इस तरह से दिखाऊंगा, यहां से इस तरह से LM1 कर देता हूं उसे मैं। क्या कर देता हूं, LM1 कर देता हूं। आप बोलोगे ऐसे क्यों करा, ये यहां पे भी तो कट कर रहा था, तो यहां मिला लेते, ऐसे नहीं होता। आपको उसकी सीधाई देखनी पड़ेगी बच्चे इसकी। ठीक है, मैं मार्कर फिर चेंज करता हूं आपके लिए, ताकि आपको क्लियर दिखे हो क्या रहा है इसमें। मैंने क्या करा, इसको बैठा देता हूं, कोई जरूरत नहीं लंबी लाइन की। इस तरह से मैंने इसको मिला के देखा, तो ये यहाँ पे मिलता हुआ मिलेगा। ये चीज सेम आनी चाहिए, ये वाली चीज।
इस पे ध्यान रखना। देखो करा क्या मैंने, पहले इतना तो बन गया था, सीधा खींचा एक लाइन खींची, इसने यहाँ किया, तो आप क्या पहले लाइन खींच देना, फिर उससे दूसरा बना लेना, ज्यादा आसान हो जाएगा। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको करना क्या है, देखो आपने 2 लाइनें सीधी खींच ली, ठीक है। जब आपके देखो इस तरह से कर्व में 2 लाइनें सीधी आ चुकी तो आपको क्या एक कर्व पहले खींच लेना ऐसे, अब इसको पता ऐसे मिला लो, तो दूसरा कर्व कहां से जा रहा होगा, इधर से, इसके यहां से टच होते हुआ जा रहा होगा, तो ऐसे बना लो। क्लियर है क्या मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको? डन, चलो तो आप इस तरह से बना सकते हो। ये मेरे दोनों पॉइंट्स हो गए। इसको भी मैं कोई नाम देना चाहूँ तो आप L और M यहाँ पे दे सकते हो, ये पॉइंट्स, ठीक है ना। और ये क्या बता रहा है आपका, ये बता रहा है कि LM कर्व जो है वो उसमें खिसकाव आ गया। किस तरह खिसका हुआ है, ये राइट हैंड साइड है, तो राइट वर्ड यानी दाईं ओर खिसकाव आ गया, दाईं ओर खिसकाव आ गया। इसमें एक चीज और सोचने वाली बात है, अगर मैं सप्लाई को पीछे की तरफ कर देता ना, पीछे की तरफ करता इधर की तरफ, तो फिर ये थोड़ा इधर की तरफ आता, फिर उसके लिए अलग बनता, याद रखना वो अलग बनता फिर कर्व, ठीक है। तो एक बार में दोनों ना बनाओ तो ज्यादा बढ़िया, पहले एक ही बना लो, फिर दूसरी बार बनाओगे तब देखना उस वाले पोर्शन को। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया बिल्कुल कैसे करना है खिसकाओ, इस तरह से आप दिखाओगे। दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो किया वो कुछ इस तरह से किया हुआ, ध्यान से देखना। आप चाहे तो पहले सीधी लाइन पीछे से लेके आ जाओ ऐसे करके, जो यहाँ से आई है, उसके बाद एक लाइन ऐसे खींच दो मान लो, फिर यहाँ से इधर मिला लो, तो ये जो जहाँ पे दूसरी जगह मिल रहा है उसके सीधे में यहीं से दूसरा क्या डॉट डॉट खींच दो, ये LM1 हो जाएगा, ये LM था, ये LM1, खत्म क्वेश्चन, डन। तो मेरी तो कोशिश क्या है ना कि आप ISLM कर्व का चैप्टर बहुत अच्छे से करो, क्योंकि छोड़ना बेवकूफी होगा। कंपलसरी क्वेश्चन आना है इसमें से, कंपलसरी ये क्वेश्चन आएगा। डायग्राम भी आपको समझ में आ गए कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो ज्यादा बढ़िया हो चुका है कि चैप्टर है ना, जो सबसे ज्यादा सरदर्दी थी, क्योंकि आपने 12th में नहीं पढ़ा होता है ये चैप्टर, ठीक है ना। 12th में था ही नहीं कोर्स में, तो कैसे पढ़ते हैं इसे ना, तो 12th में पढ़ा हुआ नहीं है। जबकि BOP जो आपके कोर्स का पार्ट बना हुआ है वो आपको आता है, भुगतान शेष आपको आता है, विदेशी विनिमय दर आपको आता है, समग्र मार्ग समग्र पूर्ति वाला भी मैक्सिमम आपको आता होगा, बट ये चैप्टर थोड़ा अटपटा सा हो जाता है, ठीक है ना। फटाफट से खत्म कर लो मेरे दोस्तों, फटाफट से खत्म करो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैक्सिमम ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर ISLM के बारे में लिखने को आए तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा, देखो अब जो वैसे तो मेन चैप्टर में बताया ना आपको खत्म हो गया, फिर भी कुछ बचा कुचा पार्ट है, मैं सोच रहा था यही खत्म हो जाए तो ज्यादा बढ़िया। जो बचा कुचा पोर्शन है वो पार्ट नंबर 4 में डालूंगा, बट टेंशन मतलब ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहे, मतलब रेलेवेंस नहीं है उसका इतना कुछ खास, ठीक है ना। आप उसे पढ़ोगे, वो होता नहीं कभी डीप क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार की, मान लो कि ISLM में जो संतुलन था, पहले संतुलन में आज ही बता दूंगा। देखो संतुलन ईयर में सामने रखा हुआ मैंने संतुलन का केस, बट ये पूछ सकता है कि ISLM में संतुलन था तो कैसे संतुलन में भी चेंज हो सकता है। तो वो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं जहां पे ISLM को एक साथ समझाना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी मैं पार्ट नंबर 4 बनाऊंगा, क्लियर है। बट पार्ट नंबर 3 इसलिए लाना जरूरी हो गया क्योंकि काफी टाइम हो गया था ना इसको, साला अभी तक आया नहीं है, सॉरी, है ना। चलो अब बात कर रहे हैं हम इसकी, इसमें लिखा हुआ है कि वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में एक साथ संतुलन कब आता है। तो वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में एक साथ संतुलन तब पाया जाता है जब IS वक्र और LM वक्र, ठीक है, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। क्या होता है, IS और LM एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे ना, जहां पे वहां पे संतुलन आ जाएगा। या ये बोल सकते हो जिस बिंदु पर IS वक्र और LM वक्र एक दूसरे को काटते हैं, यानी जहां पे IS LM वक्र एक दूसरे को काटेंगे वहां पे संतुलन आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो बना के देख लेते हैं कर्व कैसे बनेगा। अगर आपको ध्यान हो तो हमारा कुछ ये वाला कर्व जो था ये IS कर्व था, ये वाला जो कर्व इस टाइप का कर्व जा रहा था वो LM कर्व था, है ना। इन दोनों कर्वों ने इस जगह पे काटा, इधर पे, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये संतुलन हो गया बच्चा। यहाँ पे संतुलन होगा, क्या होगा, यहाँ पे संतुलन हो जाएगा। इसी बिंदु की बात कर रहा है, यहाँ पे हमारा IS और LM क्या है, बराबर है। ये वो अवस्था है जहां पे वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों क्या होते हैं, संतुलन में होते हैं। क्लियर हो गया? नोट डाउन करते रहो साथ साथ में, फटाफट से नोट डाउन करते रहो। ठीक है, बड़ा सिंपल सा डायग्राम था, इतना कुछ खास नहीं है। पॉइंट आप मिला लेना, कौन से पॉइंट थे वो इस टाइप के कह रहा हूँ। फिर ये यहाँ मिलेगा, ये तो R है आपका, ये यहाँ मिलेगा, ये आपका क्या है Y। ये नीचे दिख नहीं रहा होगा क्या लिखा है, तो मैं बताया था वास्तविक GDP रखा है नीचे। क्या रखा है, वास्तविक GDP, सकल घरेलू उत्पाद होता है ना वास्तविक वाला, वो रखा मैंने नीचे। तो इस तरह मैंने वास्तविक GDP रखा, इधर ब्याज की दर रखा हुआ मैंने, ये मैंने कट किया, ये LM कर्व हो गया, IS कर्व हो गया। जहां पे कट किया वहां पे संतुलन यानी इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना संतुलन की अवस्था, जहां पे IS बराबर LM हो जाए। जहां पे ये मिलेगा ये हमारा ब्याज दर हो गया, और यहाँ पे हमारा Y मतलब I बोल दो या वास्तविक GDP बोल दो। क्लियर हो गया?
अब कोई आपसे बोले कि संतुलन नहीं चाहिए, अब बताओ संतुलन नहीं चाहिए, असंतुलन कब होगा? जहां पे आई एस एल एम कर्व एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे वो असंतुलन। अब असंतुलन कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इस जगह हो सकता है, यहाँ पे कट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं कट कर रही है, ये सब असंतुलन की अवस्था है। बट जहां पे कट कर गया वो संतुलन की अवस्था है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो मैं इस पार्ट को यहीं पे रोकता हूं। देखो आपके लिए पार्ट नंबर 3 मैंने बना दिया है क्योंकि बहुत जरूरी हो गया था, मैं बताया आपको, ठीक है ना। तो आप इसे फटाफट से कर लो, पार्ट नंबर 1 2 3 बार बार रिपीट कर लो, अच्छे से कर लो कि क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में कोशिश करूंगा जल्दी लेकर आऊंगा जो बचा हुआ पोर्शन है, ताकि ये पूरी तरह से कवर अप हो जाए चैप्टर में। डन? चलो, धन्यवाद दोस्तों।